ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। नमस्कार। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी हमेशा ये दावा करती है हम हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। बीजेपी की यूथ विंग जो सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट अभी करे, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कई मुद्दों को लेकर के पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के पिछले कुछ टाइम से आंदोलन रहता है। चाहे मुद्दा परीक्षा में अनियमितताओं का हो, या करौली के अंदर हुई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा हो, या फिर रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर के मुद्दा हो, सभी मामलों में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है, वो अपने आप में सभी ने देखा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हिमांशु जी, सबसे पहले तो जो आपने कल एक मुहिम स्टार्ट की है, हस्ताक्षर अभियान, मतलब परीक्षा में अनियमितताओं और बेरोजगारी भत्ते को लेकर के जो आपका आरोप है कि सरकार इसमें दोनों में होंगी, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या लक्ष्य है, क्या किस उद्देश्य से आपने ये? देखिए, एक बड़ा दस्तावेज तैयार किया जा सकता है और उस दस्तावेज में लिखा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सरकार आने के बाद कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञप्तियां निकाली गईं और उनमें क्या क्या घोटाला हुआ। मैं मेरे पक्ष से स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे पक्ष से प्रारंभ नहीं करूंगा। मैं राजकुमार रोट और गोपाल मीणा जी, दोनों विधायक हैं, हमारी पार्टी से नहीं आते हैं। दोनों ने 2 दिन पहले सीएम को पत्र लिखा कि वीडियो की जो भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर जो अनियमितताएं हुई हैं उससे राजस्थान के युवाओं में रोष है। दोनों विधायक कह रहे हैं कि युवाओं में रोष है। वो युवाओं में रोष किसके खिलाफ है? वो सरकार के खिलाफ है, अशोक गहलोत जी के खिलाफ है। हमारे भाजपा के विधायकों ने पत्र नहीं लिखा, ये उन्होंने लिखा। एक ये रहा, आरएएस की परीक्षा होती है। आरएएस की परीक्षा में आप सभी ने देखा कि किस प्रकार तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के रिश्तेदारों के साक्षात्कार के अंकों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। जेईएन की परीक्षा थी, पेपर लीक मानते हुए उसको रद्द कर दिया गया। सरकार ने स्वयं प्रेरणा से उसको पेपर लीक माना और उसको इन्होंने रद्द कर दिया। पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर इन्होंने खामियां पाई गई। रीट का आज तक का सबसे बड़ा पेपर लीक प्रकरण, पर केवल पेपर लीक प्रकरण नहीं, सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा पेपर लीक प्रकरण वो रहा। उसमें हमने सीबीआई जांच की मांग भी करी। ये एक लंबी सूची है जिससे राजस्थान के लाखों युवा त्रस्त हैं। हम इसका विरोध करते हैं, हमने सड़कों पर डंडे भी खाए। वो एक आंदोलन का स्वरूप था। आज एक दूसरा आंदोलन का हमारा स्वरूप है कि हम घर घर जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान हमारा चलाएंगे, हर मार्केट में जाएंगे, हर बाजार में जाएंगे। दूसरा, इसी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमारी सरकार से मांग भी है। हम विरोध भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। दूसरी मांग जो हमारी है वो मांग है कि बेरोजगारी भत्ते का जो आपने वादा किया था, वो बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा होना चाहिए। आप इस सरकार की वादा खिलाफी और हठ धर्मिता देखिए कि आप चुनाव में उतरते समय तो आप ये वादा करते हो कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार में आते हो तो एक युवा संबल योजना के नाम से एक योजना लाते हो और कहते हो कि ये बेरोजगारी भत्ते के लिए योजना है, जबकि वो युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ते के लिए नहीं है। उसमें तो प्रावधान है इंटर्नशिप का, कि इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और इंटर्नशिप के लिए पैसा मिलेगा। और अगर वो बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा संबल योजना आई भी है तो भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से कहते हो कि साहब सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवा संबल योजना में आप लाते हो कि 2 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इंटर्नशिप कराई जाएगी। क्या राजस्थान में मात्र 2 लाख युवा ही बेरोजगार हैं? अशोक गहलोत साहब का लंबा प्रशासनिक अनुभव है, लंबे समय तक उन्होंने शासन चलाया, प्रशासन चलाया है, और उसके बाद अगर वो इस तरीके की बातें करें कि केवल 2 लाख राजस्थान में युवा बेरोजगार हैं, तो मेरे को लगता है यह किसी के भी गले नहीं उतरेगी। हम बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हैं, युवा संबल योजना का विरोध करते हैं, इंटर्नशिप वाला प्रावधान हटना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। और देखिए, मैं केवल इंटर्नशिप योजना का विरोधी नहीं हूं,
अगर इनको लेकर आनी है कोई इंटर्नशिप योजना तो आप चलाते रहिए, पर इंटर्नशिप योजना के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि ये बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है। आप इंटर्नशिप योजना लाइए, जिन युवाओं को राजस्थान में इंटर्नशिप करनी होगी वो इंटर्नशिप करेंगे, पर जो आपका चुनाव घोषणा पत्र में वादा था उस वादे को तो बेरोजगारी भत्ते के लिए योजना आएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तभी पूर्ण माना जाएगा। युवा संबल योजना ला करके वो पूर्ण नहीं माना जा सकता। हिमांशु जी, अभी करौली के अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा का मामला हुआ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी आए और पूनिया जी के साथ आप लोग वहाँ गए, लेकिन आप लोगों को शायद गिरफ्तार कर लिया गया 40 किलोमीटर पहले। क्या मानते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया या अभी इसमें अभी और बाजू में कुछ करने वाला है इसमें कुछ? देखिए, हमने कहा था कि हम करौली जाएंगे, प्रशासन ने 40 किलोमीटर पहले हमको रोक लिया। यह जो पूरा का पूरा आंदोलन है, यह ऐसा नहीं है कि केवल आक्रामक रूप से हम वहाँ पर लड़ाई झगड़े करेंगे और इस तरीके का। हम पूरे प्रदेश के अंदर शांति किस प्रकार से रह सकती है, पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होने चाहिए, इस पर किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं, इसका प्रयत्न भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि, और ये मेरा वर्जन नहीं है, यह पुलिस की पहली जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें पुलिस के आधार पर दर्ज हुई है, पुलिस वालों ने दर्ज करी है सो मोटो। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू लोगों की रैली जा रही थी, उसके ऊपर उनके द्वारा पथराव किया गया। अगर हिंदुओं के ऊपर पथराव किया जाएगा तो क्या हमको वहां पर मूक दर्शक बने रहना चाहिए? हिंदुओं के ऊपर पथराव किया जाए तो क्या हम अपने घरों में बैठे रहें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जाया जाए? और उन परिस्थितियों में पथराव किया गया जब पुलिस प्रशासन को, करौली प्रशासन को 2 दिन पहले पता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी जो बैठक हुई उसमें इस बात का ऑब्जेक्शन आया। उनको पता था, उन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं करा? छतों पे पत्थर कैसे पहुंच गए, इस बात का अनुसंधान, इस बात की चिंता पहले भी नहीं करी। और पुलिस को पता ही नहीं चला कि छतों पे पत्थर रखे हुए हैं। और इस बात का आज भी अनुसंधान क्यों नहीं हो रहा कि वहां पर छतों पे पत्थर पहुंच गए? आप हिंदुओं को वहां पर गिरफ्तार करने का काम कर रहे हो, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के अंदर। लेकिन जब बताया जा रहा है कि बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि वहाँ बहुसंख्यक जो आबादी उनकी दुकानें मकान जलाए, जबकि एक्चुअल रिपोर्टें कहती है कि अल्पसंख्यकों की दुकानें जलाई गई ज़्यादातर, ऐसा सुनने में आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि यूपी इलेक्शन के बाद अचानक से ये जो इस तरह का माहौल बना है, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, तो क्या लगता है कि ऐसे अचानक, मतलब पिछले 3 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कुछ सालों से ऐसा नहीं होता, अचानक पत्थर लेके इकट्ठा करके किस प्लानिंग, क्यों करा होगा ये सारा? ऐसा नहीं है कि पहले 3 सालों से नहीं हो रहा था। अक्टूबर 2020 में या नवंबर 2020 के अंदर डिग्गी मालपुरा के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो गिरोह हमारी बहन बेटियों की नग्न फोटो लेता है या अश्लील फोटो लेता है, ये शब्दों का अश्लील फोटो लेता है और उसके बाद उनको शादी करने के लिए दबाव डालता है। लव जिहाद का मैटर था। हमने वहां जाकर प्रदर्शन किया। हमारे प्रदर्शन के बाद में प्रशासन को उनको गिरफ्तार करना पड़ा, अक्यूज जो थे, मुलजिम जो थे। 2020 का मैंने ये उदाहरण दिया। 2020 से 2021 में ज्यादा समय नहीं होता, 1 वर्ष का अंतर होता है। उसी डिग्गी मालपुरा ने लव जिहाद से लैंड जिहाद तक की यात्रा को तय किया। वहां पर लोग, हिंदू लोग घरों के बाहर आ गए कि हमें यहां से पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने देखा नहीं, उसको हो रहा था, हर जगह हो रहा था। ये पत्थर क्या एक ही दिन में घरों के ऊपर पहुंच गए क्या? एक दिन में पत्थर नहीं पहुंच सकते, ये एक दिन में पत्थर नहीं पहुंच सकते थे। तो लोगों ने इस चीज को देखा नहीं और ये सरकार की शय पर होती है, सरकार की तुष्टिकरण की नीति है राजस्थान सरकार की। राजस्थान की सरकार की जब तुष्टिकरण की नीति है तो प्रशासन भी तुष्टिकरण की नीति को फॉलो करता है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति ऊपर से चली आ ही रही है, तो इस कारण से ये सारी घटनाएं होती हैं। बीजेपी का कहना है कि वहाँ प्लान कर गए काफ़ी लोग, जबकि गहलोत साहब ने भी एक सभा में कहा कि वहाँ एक आदमी ने भी प्लान नहीं किया। रिपोर्ट गलत है जो सूची बना के दी है। अशोक गहलोत साहब तो आज ये जो घटना हुई है तो कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी को इस पर एड्रेस करना चाहिए। तो जहाँ जिस बात जो मुद्दा होता है उस पर अशोक गहलोत साहब की बात करने की आदत नहीं है, किसी और बात पे वो ले जाते हैं। प्रधानमंत्री इस पर एड्रेस क्यों करेंगे जब ये राज्य का मुद्दा है? राज्य के अंदर शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान का मुख्यमंत्री उर्फ राजस्थान का गृह मंत्री संभाल नहीं पा रहा।
तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी को ये आमंत्रित कर रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी इस बात को एड्रेस करें कि राजस्थान के अंदर एक विधायक ने एक अधिकारी की हड्डियां तोड़ दी और वो आज एसएमएस अस्पताल में एडमिट है? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी इस बात को भी टच करें वहां पर कि राजस्थान के एक विधायक, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं, उनका बेटा एक रेप मामले में फंसा हुआ है और उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो विधायक का बेटा है? क्या विधायक के बेटे को रेप करने का लाइसेंस दिया हुआ है राजस्थान के अंदर? तो मुख्यमंत्री तो जो सामने इशू आता है उसको एड्रेस नहीं करना है। हम जब टॉक के अंदर घटना हुई उसके बाद के आप मुख्यमंत्री के कई ट्वीट देखिएगा, उन्होंने कहा लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री का तो ये हर चीज के लिए, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हो तो उसमें बोलते हैं साहब नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, रीट की परीक्षा आती है साहब नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, पलायन वाले में भी मुख्यमंत्री से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोल देंगे नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। वो जो अशोक गहलोत जी का कहना उनका ये है कि राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड सभी जगह पे ये अचानक, दिल्ली में भी अभी जैसे दंगे भड़के हैं, तो इन सबको लेकर पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए वो एड्रेस करें पीएम मोदी जी। देखिए, नॉन बीजेपी स्टेट्स और बीजेपी स्टेट्स दोनों में एक अंतर है और उस अंतर को मध्य प्रदेश में हुआ भी था। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को अशोक गहलोत साहब तो नहीं देखेंगे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, पर मुझको लगता है हमारे जो जनता है वो देखती होगी, पत्रकार बंधु भी देखेंगे और इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर भाजपा शासित प्रदेश के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद किस प्रकार की त्वरित कार्रवाई होती है, और कांग्रेस शासित प्रदेश में अगर होती है राजस्थान में तो उन परिस्थितियों में जो मुख्य अभियुक्त है वो दूसरे दिन पीस कमेटी की मीटिंग के अंदर कलेक्टर के पास हाथ बांध के बैठ जाता है। ये अंतर है भाजपा शासित प्रदेश और कांग्रेस रूल्ड स्टेट। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे एमपी में बुलडोजर चलाया गया तो राजस्थान में बुलडोजर चलाएं? जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी कानून की प्रक्रिया है, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुख्य अभियुक्त दूसरे दिन कलेक्टर के बाजू में बैठ जाए। इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुख्य अभियुक्त की कि वो कलेक्टर के बाजू में बैठ गया? आप देखिए, 2 तारीख का इंसिडेंट है, 2 तारीख के इंसिडेंट के बाद पहली पुलिस की एफआईआर हो गई। अब प्रशासन के दम पर वहां पर 7 तारीख से कंटिन्यूअसली एफआईआर लॉन्च हो रही है हिंदू परिवारों के खिलाफ। 18 तारीख की मैंने एफआईआर देखी, कम से कम 28-29 एफआईआर में पढ़ चुका हूं। 18 तारीख की मैं एफआईआर देखता हूं, जो लोग बचे हुए थे उनको भी इंप्लीकेट कर दिया 18 तारीख की एफआईआर में। ये कौन सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि एक इंसिडेंट के लिए मल्टीपल एफआईआर्स हैव बीन लॉन्च्ड, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का साफ साफ जजमेंट है एक इंसिडेंट के लिए एक एफआईआर लॉन्च होगी, उसके बाद अनुसंधान करो। उनके पास एक मुस्लिम भाई जाता है, वो बोलता है साहब इसने मेरे घर पे ये करा था, वहां पे नारा लगाया, ये कहा, ये एफआईआर लॉन्च करते हैं, उसको पकड़ते हैं। दूसरा आता है, फिर एफआईआर लॉन्च करते हैं। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर इज नॉट गुड इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ये स्वीकार्य भी नहीं है, ये स्वीकार्य भी नहीं है। मुझको बड़ा ताज्जुब आता है कि राजस्थान पुलिस, अगर मुख्यमंत्री का आदेश होता है तो क्या सीआरपीसी और आईपीसी के सारे प्रावधानों को रद्दी में डालकर और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर लेती है। एक आम आदमी को आज भी एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाता है, राजस्थान के अंदर एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी का तो दावा ही है कि हमने एफआईआर के लिए एक सिस्टम जनरेट किया है कि एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, एसपी तक सुविधा खोली है कि एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। उनके दावे हैं, उनके दावे जो हैं वो खोखले हैं। आज भी व्यक्ति अगर थाने जाता है तो उसके बाद उसका जो एफआईआर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी भी परिस्थिति के अंदर। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, एक एसी चैम्बर में बैठ, ये मुख्यमंत्री वही है ना, बहुत लंबे टाइम बाद, अभी थोड़े दिन पहले ही तो अपने सीएमओ गए, अदरवाइज लंबे टाइम तक ये सीएमओ ही नहीं गए थे। तो जो घर से बैठकर मुख्यमंत्री कहते हैं, और आज मैं कभी भी देखिए, अशोक गहलोत जो है वो हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनका जो अनुभव है, मैं कभी भी इनके अनुभव पे उंगली नहीं उठाऊंगा। और राजनेता के रूप में जो अनुभव इनका है, मेरे को लगता है आज राजस्थान के अंदर बियॉन्ड पार्टी लाइन एक वरिष्ठ नेताओं में से एक है। पर कोई व्यक्ति अगर उस अनुभव को मिसयूज करने लग जाए तो मेरे को लगता है वो तो आज का युवा और आज की जनता जो होगी वो स्वीकार नहीं करेगी। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैं उनके पूरे जीवन का जो अनुभव है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। उनका अनुभव होगा, उन्होंने काम किया होगा, वो राजनेता के रूप में सड़कों पर रहे होंगे, परंतु आज वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, आज जनता उससे त्रस्त हो रही है। हिमांशु जी, बात करें रीट परीक्षा को लेकर के, जो भाजपा का
आंदोलन चला, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आपने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बहुत सारी लाठीचार्ज वगैरह भी आपने झेले। अभी लगता है ईडी ने इस पर ईडी की एंट्री हो गई है इस केस में, तो क्या लगता है ईडी से आप सेटिस्फाइड है, सीबीआई जांच ही होनी चाहिए थी? देखिए, हमारी मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। ईडी आई है, ईडी जिस भी तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेट करती है, देखिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डोमेन होता है कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें हम लोगों की से नहीं हो सकती। हम लोग बाहर से देखते हैं और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब यहाँ पर एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें साफ साफ बात थी कि हमारा कहना था कि साहब ये एसओजी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो मुख्यमंत्री के कहने पर निष्पक्ष अनुसंधान करेगी, क्योंकि ये वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी जिसने मुख्यमंत्री के कहने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी थी, और जब उनके कहने पर एफआईआर लॉन्च करी थी तो अनुसंधान भी उसके अनुसार कर रही थी। खुद के ऊपर नाम भी था, मतलब खुद के साथ भी पूछताछ करी थी मुख्यमंत्री जी ने, खुद के साथ भी। वो करवा ली मुख्यमंत्री जी ने, वो तो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा के डोटासरा जी को भेज दें कि जाओ हमने एसओजी के सामने पेश हुए थे, आप भी सीबीआई के सामने पेश हो जाओ। देखिए, जनता अगर हम नाटक करेंगे तो जनता सब समझती है, ये एक्सपीरियंस का मिसयूज करना होता है। देखिए, एक्सपीरियंस पर उंगली नहीं उठा रहा, पर एक्सपीरियंस अनुभवों का मिसयूज करना अच्छी बात नहीं है, अनुभवों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अनुभवों का दुरुपयोग करते करते आप कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हो, सत्ता जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो यह तो राजस्थान में स्वीकार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। रिट का एग्जाम तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो अभी आपको इसमें और क्या लगता है, कितना बड़ा घोटाला और किस तरह से कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर? बड़ी चेन है, बहुत बड़ी चेन है, पर मेरे को लगता है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इसमें रियल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से इसमें भागीदारी निभाई है, उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि पैसे का लेन देन इसमें होगा। पैसे के लेन देन के साथ साथ आपने 26 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन सबके साथ खेलने का काम किया, उनके परिवारों के साथ खेलने का काम किया है। एग्जेम्पलरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए जिसने भी ऐसा करा। आने वाले समय में कोई भी राजनेता, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसकी हिम्मत ना हो कि वो युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास करे। हिमांशु जी, एक नाथी का बड़ा प्रचलित रहा। आपने जो पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रेजेंट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी के आवास के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा नाथी का बाड़ा, क्या कहना, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? क्यों मतलब इस तरह का कदम उठाना पड़ा? देखिए, राजनीति के अंदर जो आंदोलन होते हैं तो केवल आंदोलन इसी रूप में नहीं होता कि हर बार हम जाएंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, हर बार हम विधानसभा का घेराव करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन था, किसी को परेशान नहीं किया था, पर हम कहते थे, एक बार उनके पास कुछ लोग न्याय की उम्मीद लेकर गए तो उन्होंने कहा ये नाती का बाड़ा नहीं है। हम कहते थे साहब ये नाती का बाड़ा होना चाहिए। प्रत्येक मंत्री का घर जो है, प्रत्येक मंत्री का कार्यालय, प्रत्येक राजनेता का कार्यालय नाथी का बाड़ा होना चाहिए। और जब आप सत्ता में हैं तब तो होना चाहिए, जितना आप न्याय लोगों के साथ कर सकें, जितना आप लोगों को दे सकें। तो हमने तो कहा कि साहब ये होना चाहिए, वो इसको मान नहीं रहे हैं। बहुत अफसोस की बात थी कि जो सीकर के अंदर एफआईआर लॉन्च हुई उसमें बोला कि अपशब्द लिखा, नाथी का बाड़ा अपशब्द नहीं है, नाथी का बाड़ा अपशब्द नहीं है। तो सीकर पुलिस ने लिखा कि साहब ये अपशब्द का प्रयोग किया। क्या अपशब्द लिखा? हमने कहा नाथी का बाड़ा होना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? अगर हम ये कहें कि साहब एक मुख्यमंत्री जो होना चाहिए वो बहुत सज्जन आदमी होना चाहिए, उसको जो सरकार की वजह से उसके पास रिसोर्सेज आते हैं उसका प्रयोग समाज की सेवा में करना चाहिए, जनता की सेवा में करना चाहिए। मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? मैं ये कहने लग जाऊँ कि नहीं साहब सीएम जो होना चाहिए रूड होना चाहिए, किसी से मिले नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना। सीएम होना चाहिए, मंत्री जो होना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए, सभी से मिले, सभी के लिए न्याय करे, जितना कर सकता है उतना करने का प्रयास करे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि साहब अंगूठे बहादुर होना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, लोगों को भगा दे, लोगों का काम ना करे। तो हम तो अच्छी बात ही करने गए थे, उन्होंने उसको नेगेटिव वे में ले लिया। पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक सीनियर पॉलिटिशियन और स्टेट प्रेसिडेंट जो होंगे वो इसको बहुत नीचे लेवल पर लेकर चले जाएंगे। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए, जिस तरीके की बातें हुई, मतलब ऐसा लगा कि हमारे युवा मोर्चा सीकर का जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्तर एक समान है। मतलब वो सीकर के हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को ऐसे टारगेट करने लग गए, पुलिस को पीछे दौड़ा दिया, 6 पुलिस की जिप्सियां हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पीछे लगा दी गई। मतलब राजस्थान के अंदर जहां महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है
वहां आप उसको रोकथाम नहीं कर पा रहे हो। एक नाती का बाड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट में लिख दिया, आपने पुलिस को दौड़ा दिया। हमारे सीकर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के खिलाफ आप उनके पुराने केस खोलने लग गए, मतलब आप देखिए कि एक कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनका स्तर हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से नीचे चला जाएगा। मेरे को ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। उन्होंने उसको थोड़ा नकारात्मक लिया, उन्होंने उसको पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में नहीं लिया, पर हमारा जो उद्देश्य था एक पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से एक अच्छा संदेश देना था। हमें यह भी नहीं पता था कि पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग भी राजस्थान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ होगा, पर उन्होंने किया, तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। वो बता दें किसी दिन वो पुलिस को क्यों दौड़ाते हैं, हम भेज देंगे हमारे सीकर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को, वो पुलिस के सामने अरेस्ट दे देगा। इसमें कोई डोटासरा जी जिस दिन बोलेंगे भिजवा देंगे। हिमांशु जी, आपने अक्टूबर 2020 में ये जिम्मेदारी संभाली थी, आज आपको लगभग 1.5 साल हो गया। कितने आंदोलन आपने किए और कितना लगता है आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने अब तक के काम से? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरे को लगता है सेटिस्फैक्शन इज़ अ मिथ। सेटिस्फैक्शन कभी भी जीवन में नहीं आता है। जिस दिन सेटिस्फैक्शन आ गया उस दिन मेरे को लगता है कि जीवन की समाप्ति है। तो सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा कभी भी, किसी भी स्तर पे सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए। और अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो आप समाज की सेवा करने के लिए हैं, लोगों के साथ अच्छा काम कर सकें उसके लिए हैं, तो अच्छे काम का वो मत रखिए कोई भी लेवल, जितना अच्छा कर सकें। पर हाँ, मुझे यह बात अच्छी लगती है कि मैं जब भी रात को सोता हूँ तो मुझे इस बात पर विचार करता हूँ तो अच्छा लगता है कि मैंने जो काम किया बहुत ईमानदारी से किया। जितने मुद्दे मैं जनता के उठा पाया मैंने उठाने का प्रयास किया, मेरे संगठन को बढ़ाने का प्रयास किया, नए लोगों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया। सरकार ने जो जो गलत काम किए उस पर अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों ने काम किया, तो इस बात की मेरे को खुशी होती है। मैं भी नहीं चाहता कि कभी सेटिस्फैक्शन आए, हमें काम करते रहना चाहिए। और मैं अपने पार्टी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अच्छा मौका दिया, हम सभी आंदोलनों को बढ़ा सके, सभी चीज़ों को अच्छे से ले जा सके और एक इम्पैक्ट बना सके समाज के सामने कि हाँ, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, अगर बेरोजगारों पर हमला होगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे, अगर हिंदुओं पर हमला होगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे और संगठन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है हिमांशु जी? चुनाव लड़ना चाहेंगे? चुनाव पार्टी आपको टिकट देगी? आप मांगते हैं कि टिकट देना चाहिए आपको? देखिए, मैं इससे पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में। उसके बाद पार्टी ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। हमारे पार्टी की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है और इस खूबसूरती को एक बार प्रमोद महाजन जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि हमें क्या काम करना है यह तो हमारे ऊपर वाले लोग बताते हैं और हमारी टीम को हम बताते हैं कि क्या काम करना है। अभी मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम दे रखा है। राजस्थान में मैं युवा मोर्चा को कितना मजबूत कर सकता हूँ, कितने इम्पैक्टफुल कार्यक्रम कर सकता हूँ, नया कैडर डेवलप कर सकता हूँ, नए लोगों को जोड़ सकता हूँ। आगे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या रहने वाला है, मुझको क्या करना है, यह मेरे हाथ में नहीं है, यह पार्टी के हाथ में है। हो सकता है पार्टी मेरे को बोले कि साहब आपको बूथ अध्यक्ष के रूप में जाकर काम करना है, तो बूथ अध्यक्ष के रूप में भी मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँगा जिस तरीके से मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। आपको लगता है 2023 में बीजेपी सरकार बनाएगी? बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है और पर एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई नहीं दे रही राजस्थान सरकार के खिलाफ। राजस्थान सरकार ने तो कम समय में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, एक बात। दूसरी बात, वो जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करी उसको सतत रूप से आगे बढ़ाने का काम भी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है और उसको ये सतत रूप से बढ़ाते जाएंगे और हम 2023 में सरकार बनाएंगे और उसके बाद सतत विजय का रथ राजस्थान से हम प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे से पहले बहुत सारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उनको तो कभी ये नहीं पूछा गया होगा या उनसे पूछा भी गया होगा तो उनकी युवा मोर्चा अध्यक्ष की से नहीं होती है कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम तो आपकी चाहत पूछ रहा हूँ। मेरे चाहत तो जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, जो विधायक दल की बैठक होगी। में 10-12 उम्मीदवार रेस में दौड़ रहे हैं तो आपको एक अगर 10-12 उम्मीदवार हैं, ये आप कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो ऐसा है तो मेरे को लगता है ये पार्टी की संपत्ति है। एक समय था जब कहते थे हम दो हमारे दो वाली पार्टी है,
और आज आप 10-12 तो सीएम के उम्मीदवारों की बात कर रहे हो, तो आप देखिए पार्टी कितनी बड़ी पार्टी हो गई। आज अटल जी जब सोचते होंगे तो अटल जी को कितना खुशी मिलती होगी कि मैं अटल जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि संख्या बल हमारे सामने नहीं है और मैं संख्या बल के सामने सर झुकाता हूं और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। जिस हमारे नेता ने संख्या बल के सामने सर झुकाया, आज वही पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे लिए आप ही कह रहे हो कि साहब हमारे 10-12 सीएम के उम्मीदवार हैं, तो अगर हैं तो मेरे को लगता है हमारे लिए संपत्ति है। पर मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि यह जो प्रश्न है यह युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के डोमेन में नहीं है। मैं अगर कहता भी हूं, कुछ भी उत्तर देता हूं, तो मेरे को लगता है एक कॉरिडोर गॉसिप का पार्ट होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, जो डिसाइड करना है, जो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। मैं कुछ भी कहता रहूं, दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन पार्टी। वो पार्टी तभी सुनेगी जो मेरे डोमेन में है, मैं बोलूं। अगर मेरे डोमेन में ही नहीं है और मैं वो बोल दूं तो पार्टी भी नहीं सुनेगी, आप लोग भी नहीं सुनोगे, आप लोग भी मेरे को नॉन सीरियस लेना शुरू कर दोगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा। देश प्रदेश की राजनीति खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियां। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।